हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो बेसिकली फ्रेंड्स, इस सीरीज में हम लोग छोटे छोटे टॉपिक करके, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम्स के लिए, उन सभी को देखेंगे और उसके शॉर्ट पॉइंट्स को समझेंगे ताकि एग्जाम्स में हम डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर पाए। ठीक है। और इससे पहले वाले, अगर आपने पार्ट 1 को नहीं देखा था, जिसमें हमने बायोलॉजी का जो फर्स्ट डे डाला था, आपको बेसिक चीज़ें बताई गई थी बायोलॉजी से, तो आपने नहीं देखा है तो उस चीज़ों को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपका एक स्टार्टिंग का पार्ट होता है जिसे आपको समझना ज़रूरी है। ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, कि जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। एक ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पढ़ना है। ठीक है। तो बेसिकली इसमें इसके अंतर्गत जो 5 चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु, इसी से संबंधित अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ें दी गई हैं उससे भी कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो बेसिकली हम लोग आज इस वीडियो में इस टॉपिक को, यानी जीवधारियों के वर्गीकरण को काफ़ी अच्छी तरीके से समझेंगे और यहाँ से जितने भी प्रश्न पूछे जाने की चांसेस होती है वो सभी को कवर करेंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तब तक आप वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं जीवधारियों के वर्गीकरण के बारे में। तो जीवधारियों के वर्गीकरण यहाँ पे देखिए 2 समूहों में किया गया। ठीक है, 2 समूह में किया गया, जंतु समूह और वनस्पति समूह। ये जो बांटा गया था जीवधारियों का वर्गीकरण, जो ये 2 समूहों में किया गया था, ये अरस्तु के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अरस्तु के द्वारा। अरस्तु, जिनको हम लोग जीव विज्ञान के जनक के रूप में जानते हैं, अरस्तु को। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। लेकिन समय आगे बढ़ा, उसके बाद लीनियस आए। लीनियस आए, इन्होंने यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या है पॉइंट्स, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि जीवधारियों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार जो थे वो किसे माना जाता है? जॉन रे को माना जाता है। डायरेक्ट आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि जीवधारियों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक आधार किसे माना जाता है? जॉन रे को माना जाता है। जॉन रे ने प्रदान किया था। लेकिन इस वर्गीकरण में, जीवधारियों के वर्गीकरण में जो प्रमुख योगदान रहा वो कैरोलस लीनियस का रहा। पूरा नाम इनका यही होता है, लीनियस वैसे हम जानते हैं, लेकिन इनका पूरा नाम कैरोलस लीनियस होता है, जो एक स्वीडिश वैज्ञानिक थे। स्वीडिश यानी कि कह सकते हैं जीव विज्ञान से संबंध रखते थे, स्वीडिश थे। ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रहेगा, जीवधारियों का वर्गीकरण का आधार किसने दिया था? जॉन रे को माना जाता है। लेकिन प्रमुख योगदान दिया किन्होंने? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने अपनी पुस्तक में, यानी कैरोलस लीनियस अपनी पुस्तक, जिसका नाम क्या है? जेनेरा प्लांटेरम सिस्टेमा नेचुरे, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। सिस्टेमा नेचुरे किसकी है? तो ये लीनियस की है। एवं क्लासेस प्लांटोरम, क्लासेस प्लांटोरम में जीवधारियों के वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन किया है इन्होंने। ठीक है, जीवधारियों का वर्गीकरण का विस्तृत वर्णन किया। उसी के साथ हम यहाँ पे देखते हैं, इसमें क्या है कि लीनियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे में संपूर्ण जीवधारियों को 2 जगतों में विभाजित किया था। 2 जगतों में विभाजित किया था। इन्होंने जीवधारियों को एक भाग पादप जगत के अंतर रखा और दूसरे भाग को जंतु जगत के अंतर रखा, जबकि अरस्तु ने इसको जंतु समूह और वनस्पति समूह में विभाजित किया था। तो अब हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और इसके बाद की पॉइंट्स को समझते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, इन कारण से इनको हम क्या कहते हैं? आधुनिक वर्गीकरण का पितामह के नाम से जाना जाता है। किसे? तो कैरोलस लीनियस को आधुनिक वर्गीकरण का पितामह, यानी कि द फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के रूप में इनको जाना जाता है। अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है, जैसे कि जीवधारियों का 5 वर्गीकरण। ठीक है, 5 वर्गीकरण। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि इससे पहले, यानी 5 जगत वर्गीकरण से पहले, जीवधारियों का द्विवर्गीकरण होता था। द्विजगत वर्गीकरण, जो कि काफ़ी फेमस रहता था और उसी को आधार माना जाता था, द्विजगत वर्गीकरण को। लेकिन उसके बाद आए आर.एच. व्हिटेकर, जिनको हम लोग डायरेक्ट सिर्फ व्हिटेकर के नाम से जानते हैं। इन्होंने 1969 में जीवधारियों के वर्गीकरण के लिए 5 प्रणालियां प्रस्तावित की और इन्हीं को 5 प्रणाली, यानी 5 जगत वर्गीकरण का जनक के रूप में जाना जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार पूछा जा चुका है कि 5 जगत वर्गीकरण के पितामह या फिर 5 जगत वर्गीकरण के जनक किसे माना जाता है? तो ये थे व्हिटेकर। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। कब इन्होंने इसको प्रस्तावित किया था? 1969 में। और यही 5 जगत आप यहाँ पे देखेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु। इन्हीं के बारे में हम लोग आगे के स्लाइड में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम डायरेक्ट बढ़ते हैं इन पे और एक एक करके सारी चीज़ों को समझते हैं कि किसके अंतर्गत क्या चीज़ें आती हैं, क्या एग्जाम्स के लिए जानना है, क्या छोड़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो अब देखिए, हम यहाँ पे बात करेंगे एक एक करके, जैसे कि मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप, जंतु, इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आती हैं।
तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं मोनेरा के बारे में, और अब हम इसके बारे में अंदर से बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम्स में पूछा यही जाता है कि कौन किसके अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मोनेरा क्या देखते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सभी जीवाणु आते हैं, जितने बैक्टीरिया होते हैं इसी के अंतर्गत आएंगे। साइनोबैक्टीरिया हो गया और आर्कियोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया कहते हैं, तो ये तीनों इसी के अंतर्गत आते हैं, इसी के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया, यानी कि जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया और आर्कीबैक्टीरिया सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं, सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगे। सभी सूक्ष्म तंतु वाले जो जीवाणु होते हैं इसी के अंतर्गत आएगा। बस याद रखिए कि जीवाणु अगर आपको दिखे तो वो मोनेरा के अंतर्गत ही आएगा, तो बस ये याद रखिएगा, जीवाणु यानी कि मोनेरा। तो अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको क्लियर हो गया ना कि मोनेरा के अंतर्गत क्या क्या आएगा। मोनेरा के अंतर्गत जो भी जीवाणु होंगे वो सभी इसी के अंतर्गत आएंगे, और यानी सूक्ष्म तंतु वाले जीवाणु भी इसी के अंतर्गत, सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव होते हैं वो इसी के अंतर्गत आएंगे। देखिए प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है, अगर हम इसको समझाने लगेंगे इस टॉपिक में तो फिर वो आपका टॉपिक दूसरा हो जाएगा, क्योंकि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक थोड़ा सा अंतर आपका, दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं, तो वो हम लोग किसी और वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो फिलहाल आप बस ये याद रखिए कि प्रोकैरियोटिक जितने भी सभी जीव होंगे वो आपके मोनेरा के अंतर्गत आएंगे। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट हमारा बनता है प्रोटिस्टा। तो प्रोटिस्टा और मोनेरा ये ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इन दोनों में कन्फ्यूजन होता है, दोनों को याद रखिएगा। अब यहाँ पे देखिए प्रोटिस्टा के अंतर्गत क्या है, इसमें विभिन्न प्रकार के जलीय जीव, यानी जलीय जीव जो होते हैं वो आपका यूकैरियोटिक के अंतर्गत आते हैं। तो सभी यूकैरियोटिक जो जीव होंगे वो प्रोटिस्टा के अंतर्गत, सभी प्रोकैरियोटिक जो जीव होंगे वो मोनेरा के अंतर्गत, सभी जो जीवाणु होंगे वो आप सभी का मोनेरा के अंतर्गत ही आएगा, ये ध्यान रखिएगा। इसके अंतर्गत एक कोशिकीय जीव, यानी कि सभी जलीय जीव एक कोशिकीय जीव इसी के अंतर्गत आते हैं। जंतु एवं पौधों के जो मध्य युगलीना हमने पढ़ा होगा, युगलीना भी इसी के अंतर्गत आता है, प्रोटिस्टा के अंतर्गत। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इन दोनों का बस एक अंतर याद रखिए कि इसमें प्रोकैरियोटिक वाला होता है मोनेरा में, और प्रोटिस्टा में यूकैरियोटिक वाला होता है, ये याद रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्ड पॉइंट, जो कि पादप। पादप के अंतर्गत क्या है, सभी प्रकार के पौधे, पादप से क्लियर है कि सभी प्रकार के पौधे, पेड़ पौधे और पादप इसके अंतर्गत आएंगे। इसमें होता है बहुकोशिकीय जीव होते हैं, इसमें बहुकोशिकीय जीव आते हैं, यानी कि रंगीन एवं प्रकाश संश्लेषी जो पादप होते हैं वो आएंगे। प्रकाश संश्लेषी पादप मतलब कि फोटोसिंथेसिस जो करते हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं। शैवाल आता है, शैवाल हो गया, मॉस, पुष्पीय और अपुष्पीय बीजीय जो पौधे होते हैं वो इसी के अंतर्गत आते हैं, पादप के अंतर्गत। अब यहाँ पे जो चौथा पॉइंट है कवक। कवक से संबंधित एक प्रश्न जो कि डेफिनेटली पूछे जाने की चांसेस होती है। देखिए कवक जो होता है वो परपोषीय एवं यूकैरियोटिक जीव इसके अंतर्गत आएंगे, यानी कि ये परजीवी एवं मृतोपजीवी दोनों होते हैं, दोनों प्रकार के होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये चीज ध्यान रखिएगा। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, जबकि इसकी कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज की बनी होती है। ये ध्यान रखिएगा, सेल्यूलोज, ठीक है, सेल्यूलोज का बना होता है। इस दोनों में कंफ्यूज नहीं करता है, क्योंकि अक्सर कई बार प्रश्न पूछा भी गया है कि कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, ये काइटिन की बनी होती है। याद रखने के लिए जिसकी स्टार्टिंग में क है तो इसमें भी स्टार्टिंग क से होता है, जबकि शैवाल में स से स्टार्ट होता है तो इसमें भी स से स्टार्ट होता है। इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना, याद रखना है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जंतु या फिर एनिमेलिया। जंतु या फिर एनिमेलिया, इसको एक और नाम दिया जाता है मोटोजोआ, यानी कि जंतु और एनिमेलिया को एक और नाम से जानते हैं, मोटोजोआ के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि सभी प्रकार के उपभोक्ता, संभोजी जंतु, यूकैरियोटिक जीव आते हैं। और इसमें क्या क्या आता है, इसमें अक्सर छांटने को मिलता है कि कौन इसके अंतर्गत देखिए हमें नहीं देखना है। यानी जैसे कि पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन जो कि एनिमेलिया के अंतर्गत नहीं आता या फिर आता है, इस तरह से ऑप्शंस में देखने को मिलेगा। तो हाइड्रा, जेलीफिश, कृमि, सितारा मछली, सरीसृप जो उभयचर होते हैं, सरीसृप यानी जो रेप्टाइल्स होते हैं, पक्षी और स्तनपायी जितने भी जीव होंगे वो सभी इसी के अंतर्गत आते हैं, जंतु और एनिमेलिया के अंतर्गत। तो इसमें आपका जो याद रखना है, एक तो आपका मोनेरा और दूसरा आपका प्रोटिस्टा, ये दोनों इंपॉर्टेंट। और साथ में आपका कोशिका भित्ति, कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, ये याद रखिए। और पादप के अंतर्गत सभी प्रकाश संश्लेषी पादप, शैवाल, बहुकोशिकीय जीव, ये सभी चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो बस ये छोटा सा टॉपिक था। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। जो भी चीज़ें बताई गई हैं उतना आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलता है। इसका MCQ हम आपको अपने जो कोर्स है उसमें कराएंगे, तो आप हमारे उस कोर्स को ज्वाइन किए तो बस आप निश्चिंत रहिए, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। बिहार SSC वाले कोर्स में जितने भी टॉपिक कराया जाएगा उन सभी का MCQ साइंस जो कि ऑनलाइन फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाओ। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।